हाय एवरीवन। हम लोग इस सेशन में सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को कैसे सीखें। और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इस क्वेश्चंस की हम लोग खासियत ये देख रहे हैं कि सेम एज इट इज क्वेश्चंस जो आपका है वो पूछा हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन गेट में भी यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में पूछा हुआ है। और सेम एज इट इज क्वेश्चन अभी फिलहाल महाराष्ट्र पीएससी एई मेंस का पेपर था वहां पर भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो चाहे जो एग्जाम आप दीजिए, वट एवर एग्जाम यू आर गिविंग, ठीक है, दैट फॉर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस का पहले तो हम लोग देख लिए कि ये कहाँ कहाँ पर पूछा हुआ है और कौन कौन से एग्जाम के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का खासियत हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछता है। ठीक है, हर एग्जाम में क्यों पूछा हुआ है, ठीक है, इजी है या डिफिकल्ट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं कि इजी या डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या, इन अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर आज सुन लो। ठीक है, ये तो बात ठीक है। ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर की पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता क्या है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉप्ड रिएक्शन। और ये प्रॉप्ड रिएक्शन क्या होता है, प्रॉप्ड रिएक्शन क्या होता है, पहली बार अगर हम लोग प्रॉप्ड रिएक्शन निकाल लेंगे तो और सपोर्ट रिएक्शंस जो है उनको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर के बारे में दोस्त। ये अगर हम लोग ऐसा बीम रखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। और इसी सपोर्ट को अगर हम लोग, यानी इस एंड को अपन ए मान लें और इस एंड को बी मान लें, तो इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड एंड। ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग इस एंड को अपन बोलते हैं फ्री एंड। फ्री एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, ये डायरेक्टली आपका हेल्ड है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, तो इसको अपन फ्री एंड बोलते हैं। और हम लोग इसको ए को फिक्स एंड बोलते हैं। और हम लोग को पता है कि एंड पर जिस तरीके से अपन एक्शन देंगे, जितनी पॉसिबिलिटी है एक्शन देने की उतनी पॉसिबिलिटी से ये रिएक्शन भी देता है। अगर आपका कोई फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस बीम में बेंडिंग को डेवलप कराने में, तो वो आपको यहाँ पर रिएक्शन दे देगा। उस मोमेंट को हम लोग बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग, इस मोमेंटिंग एक्शन को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर एक मोमेंट रिएक्शन डेवलप होगा जिसको हम लोग ए सपोर्ट पर डेवलप हो रहा है तो नाम दे रहे हैं एम ए। करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर वी ए सपोर्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, अगर कोई ट्रांसवर्स रिएक्शन वगैरह आ रहा है, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल रिएक्शन भी डेवलप होगा अगर कोई हॉरिजेंटल एक्शन आ रहा है। सो अल्टीमेटली दोस्त कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में आप जिस तरीके से एक्शन दोगे उसी तरीके से ये रिएक्शन देगा। तो इसीलिए हम लोग ए सपोर्ट को बोलते हैं इट इज रेस्ट्रेन्ड, इट इज रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, पॉसिबल डायरेक्शन, जितनी भी पॉसिबल है डायरेक्शन में आप रोटेशन दे दो या डिस्प्लेसमेंट दे दो, हर तरीके से यानी हर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इसको रेस्ट्रेंट करके रखेगा। यानी अगर हम लोग बात करें कि एंड पर कोई भी डायरेक्शन ऐसा है जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट आपकी मूव कर सकती है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है बहरहाल। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉप्ट कैंटिलीवर। अगर इसी फ्री एंड को हम लोग ऐसा कर दें, इसी फ्री एंड को हम लोग ऐसा कर दें कि यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दें ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इस बीम को हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, और इस सपोर्ट को अपन बोलते हैं प्रॉप्ड सपोर्ट। इस सपोर्ट को अपन बोलते हैं प्रॉप्ड सपोर्ट। और करेस्पॉन्डिंग हम लोग जानते हैं ये रोलर सपोर्ट है, तो इसके बेस के परपेंडिकुलर एक सपोर्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बीबी कह दे रहे हैं और इसी सपोर्ट को हम लोग बोलेंगे प्रॉप्ड रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए या इस क्वेश्चन को सीखने के लिए जो मतलब ये क्वेश्चन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस टॉपिक को अपन कवर करते हैं इसमें। उस टॉपिक को याद करने के बाद हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे वही। तो यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी होगा और आपका स्लोप भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी
एंड लोडिंग कंडीशन, बीम एंड लोडिंग कंडीशन। और यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफ्लेक्शन, और एक साइड में लिख रहा हूं स्लोप। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद, यानी इस स्लाइड को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो सोम और स्ट्रक्चर के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है वो कितने जल्दी हैंडल हो जाएंगे या कितने इजीली तरीके से। ठीक है। तो इस बीम को हमने पहला कंडीशन बताया कि बीम और लोडिंग कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बीम ऐसा है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फ्री इंड पर लोड लगा दे रहे हैं पी का, और ये एल लेंथ ऑफ बीम है, यानी ए इंड ये है, बी इंड है ये। और हम लोग यहाँ पर ऐसा मान ले रहे हैं कि ये हमारी एक्शन जो हो रही है विंड बीम है हमारी, वो प्रिज्मेटिक मेंबर है। प्रिज्मेटिक का कहने का मतलब ये है कि इंटायर लेंथ तक आपकी जो क्रॉस सेक्शन होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप लोड लगाओगे तो ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ये ऐसा होगा, इस बॉडी का ये कुछ ऐसा होगा। सो करेस्पॉन्डिंग इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर स्लोप देखना हो, तो जिस पॉइंट पर आपको स्लोप देखना हो उस पॉइंट के टेंजेंट आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और उस टेंजेंट से आप देख लीजिए ओरिजिनल से कितनी डायरेक्शन में, कितना किस डायरेक्शन आपका डिस्प्लेस हो रही है। तो ये ओरिजिनल प्लेन था, यानी पैरेलल इसके हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखा हमारा नेक्स्ट न्यू प्लेन कहाँ पे है, तो न्यू प्लेन हमारा ये। तो ये जो रोटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एट बी। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन एट बी। सो इस डेल्टा बी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी। इसकी वैल्यू हमें याद करना है डायरेक्ट, पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आई। ठीक है। ये कैसे होता है, ये इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पांच पांच मेथड है। उस मेथड को हम लोग एक स्लाइड में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेटा को मेमोराइज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हुआ कि डेल्टा बी की वैल्यू होगी पी एल क्यूब बाई 3 आई। करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक स्लोप है जिसको हमने लिखा थीटा बी। इस थीटा बी की वैल्यू भी हमें क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है। तो इस थीटा बी की वैल्यू अपन याद करेंगे इस तरीके से कि थीटा बी इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर ओवर 2 आई। ठीक है। ऐसे सेम एज इट इज। अच्छा, अब ये ई आई की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी एक्शन हो रहा है इस बीम पर वो आपका फ्लेक्सरल एक्शन है। फ्लेक्सरल एक्शन कहने का मतलब बेंडिंग का एक्शन है। वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद सीख लेंगे कि बेंडिंग एक्शन और फ्लेक्सरल एक्शन और ट्विस्टिंग एक्शन, एक्सियल एक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो दूसरा अगर हम लोग बीम देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैंटिलीवर बीम मान ले रहे हैं। ठीक है। और फ्री इंड पर हम लोग एक मोमेंट लगा दे रहे हैं। ये इंड आपका ए हो गया और ये इंड आपका बी हो गया। तो यहां से जब देखिएगा सेम एज इट इज, एल कॉमा ई आई प्रिज्मेटिक सेम है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा बी। ठीक है। डेल्टा बी। तो इस डेल्टा बी ये हो जाएगा, और करेस्पॉन्डिंग जब हम लोग देखेंगे इस प्लेन से कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग एंगल होगा। इस प्लेन को हम लोग मान ले रहे हैं थीटा बी। तो यहां से डेल्टा बी अगर देखिएगा तो ये वैल्यू आएगी एम एल स्क्वायर ओवर 2 ई आई। क्लियर। और ये आपका थीटा बी विल बिकम एम एल ओवर ई आई। सो फॉर नेक्स्ट केस, इफ दिस बीम इज लोडेड like this with the UDL, that is the with the magnitude of W per meter, this end A and this end B. ठीक है। So corresponding the deflected shape will be like this. So corresponding this vertical deflection means delta B, and this will be slope, that is called the slope at B. So this delta B value is WL power 4 divided by 8EI, and corresponding slope at this point will be WL cube divided by 6EI. So this W is the magnitude uniformly distributed load intensity, and for this case, fourth case, this is the like this, and corresponding this beam is like this. So corresponding this. So let's say that this is the UDL loading. So this load corresponding this, corresponding this, corresponding this. तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो ये इंटेंसिटी लोड पर मीटर हो जाएगा। ये एल कॉमा ई आई है,
ये आपका एंड ए हो गया, ये एंड आपका बी हो गया। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा डिफ्लेक्शन होगा, तो यानी यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा बी, और करेस्पॉन्डिंग ये आपका जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा थीटा बी। ठीक है, तो इस डेल्टा बी की वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी WL⁴ डिवाइडेड बाई 30 EI, और करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग थीटा बी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा WL³ डिवाइडेड बाई 24 EI। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर कोई डाउट हो दोस्त डायरेक्शन वगैरह देखने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, सो ये आपका फोर्थ केसेस हो गए। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ केस ले रहे हैं। फिफ्थ केस में हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो इसको आप ध्यान रखना। सपोज करिए कि ये आपका फिफ्थ केस है। सपोज करिए कि यहाँ पर आपका ये कैंटिलीवर बीम हो गया, ये आपका ए एंड है, और यहाँ पर एक लोड दे रखा पी का। ठीक है, यहाँ पर बी एंड हो गया, और यहाँ पर उसने क्या बोला, सी पॉइंट पर आपको डेल्टा बोल रहा है। ठीक है, तो डेल्टा बी की वैल्यू अपन जानते हैं, तो ये सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ आएगा और करेस्पॉन्डिंग ये ऐसा कुछ आएगा। ये लीनियर नहीं है, इलास्टिक इलास्टिक कर्व ही है, नॉन लीनियर। तो ये करेस्पॉन्डिंग आपका आएगा डेल्टा बी। ठीक है, और ये करेस्पॉन्डिंग आएगा डेल्टा सी। तो डेल्टा बी की वैल्यू, और ये करेस्पॉन्डिंग L/2 है, और ये करेस्पॉन्डिंग L/2 है, और जो इसकी प्रिज्मेटिक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो हमारा EI है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये L/2 ये L/2 है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डेल्टा बी की वैल्यू और थीटा बी की वैल्यू हम लोग को पता है, ये हमारा थीटा बी हो जाएगा। डेल्टा बी की वैल्यू पिछले स्लाइड में हमने लिखा, जस्ट मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। डेल्टा बी इज इक्वल टू PL³/3I, और थीटा बी की वैल्यू हमने लिखा था, तो यहाँ से लिखा था PL²/2EI। तो अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा बी लिखें तो डेल्टा बी की वैल्यू आप सॉरी डेल्टा सी की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे 5PL³ डिवाइडेड बाई 48EI। क्लियर है? नेक्स्ट केस है आपका सिक्स केस। ठीक है, सिक्स केस में ऐसा कुछ है कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा P का, ये L/2 है, ये भी आपका L/2 है। तो ये एंड ए है, ये आपका बी है, और ये आपका एंड सी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपको चाहिए, यहाँ पर अगर इलास्टिक कर्व देखें तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्त, कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कोई भी लोड नहीं है पर्टिकुलर बीम में, और ना कोई आगे सपोर्ट है, तो वो हमेशा रिजिड फेल्योर की तरह बिहेव करता है। रिजिड फेल्योर इन द सेंस कि उसका जो इलास्टिक कर्व बनेगा वो लीनियर बनेगा, यानी यहाँ का जो स्लोप होगा, यानी यहाँ का जो स्लोप होगा थीटा सी, वही थीटा सी यहाँ होगा, और वही आपका एक लाइन है, तो आपका थीटा सी इज इक्वल टू थीटा बी हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैं समझाने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये थीटा सी है तो ये भी करेस्पॉन्डिंग थीटा सी होगा, और एक लाइन है और एक लाइन को दो पैरेलल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारा डेल्टा बी होगा, और ये करेस्पॉन्डिंग आपका डेल्टा सी होगा। इस डेल्टा सी को अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा सी को लिख सकते हैं P×L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाई 3I, क्योंकि L की जगह यहाँ पर आप पूरा ये कवर अप कर लो। ये कवर अप करने के बाद आपको ये पूरा इंटायर ये सेक्शन दिखेगा, और ये इंटायर सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आप जानते हो PL³/3I। बस L की जगह आपको क्या करना है, L/2 रखना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हो जाएगा PL³ डिवाइडेड बाई 24EI। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं डेल्टा बी का, तो अगर हम लोग डेल्टा बी देखें तो ये हो जाएगा PL³ डिवाइडेड बाई 48EI, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसको हम लोग बोलेंगे 5। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, दोनों के केस सिमिलर हैं। आगे चल के मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें इन दोनों के केसेस में हम लोग एक प्रूव करेंगे जिसको वेटेज थ्योरम बोलते हैं। अब उस वेटेज थ्योरम में एक मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम आता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसको मैं फिर से वहां पर याद दिलाऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा पिछले स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ये तो हम लोग कैंटिलीवर के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में। अगर हम लोग बात करें सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द SSB। SSB स्टैंड फॉर सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम यानी लोडिंग कंडीशन हम लोग देखेंगे, लोडिंग कंडीशन, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका करेस्पॉन्डिंग एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। अगर यहाँ पर लोड ऐसा है, मान लो कि सबसे पहले हमने यूडीएल लगा लिया, ये डब्ल्यू पर मीटर है, तो ये इसका जो इलास्ट डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ए सपोर्ट जो है वो रोलर सपोर्ट है, बी आपका हिंज सपोर्ट है। हमें भी पता है ए रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर स्लोप केवल डेवलप होगा, कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बी सपोर्ट हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पर भी केवल एक आपका स्लोप डेवलप होगा, कोई हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं डेवलप होगा। इस एंड पर ए पर आपका रोलर है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन है वो आपका केवल आपका ट्रांसवर्स यानी वर्टिकल लोडिंग है, तो हॉरिजेंटल पे कोई एक्शन नहीं आएगा। ठीक है, यानी हॉरिजेंटल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, ए सपोर्ट ये हो गया, बी सपोर्ट ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये याद कर लेना। ठीक है, बाकी बाद में हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो जरूर प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट पर आपका एक इंटरमीडिएट सी पॉइंट मान ले रहे हैं L/2, और ये आपका L/2। ठीक है, इस पॉइंट पर आपका डिफ्लेक्शन जो होगा वो डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम होगा, तो ये करेस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन को हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा सी। ठीक है, सो ये डेल्टा सी आपका आएगा, इसको याद करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिएगा स्लोप आपका एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए या क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए। और यहाँ पर अगर आपने डिसाइड कर लिया क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो आपको एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें थीटा ए इज इक्वल टू, अगर आप ये क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए मैं साइन बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो थीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये थीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका WL³ डिवाइडेड बाई 24EI। ठीक है, ये आपका माइनस टर्म आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस टर्म आएगा, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। थीटा बी जो टर्म आएगा ये आपका माइनस टर्म लेकर के WL³ डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा आपका 24EI। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों पे आपका सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भी केस हो, नेक्स्ट केस 7th केस था आई थिंक, ये 8th केस है कि अगर हमारा यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है ये आपका ए, ये आपका बी, करेस्पॉन्डिंग लोड हम लोग यहाँ पर लगा दे रहे हैं W, ये आपका L/2 और ये आपका L/2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप की डायरेक्शन ऐसा होगा जैसा आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये आपका ओरिजिनल प्लेन था, ये आपका फाइनल प्लेन है। ओरिजिनल प्लेन से अगर आपको फाइनल प्लेन पे आना पड़ेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ये आपका ओरिजिनल प्लेन है, ये आपका फाइनल प्लेन है, ओरिजिनल प्लेन से फाइनल प्लेन पे आना पड़ेगा तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन थीटा भी मान रहे हैं, ये अपन थीटा मान रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अंडर द लोड आपकी जो डिफ्लेक्शन आएगी वो मैक्सिमम आएगी, इस लोकेशन को हम लोग सी मान रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा सी आएगा ये आता है पी, डब्ल्यू हमने माना तो W इंटू L³ डिवाइडेड बाई 48EI आएगा, और करेस्पॉन्डिंग थीटा ए इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाई 16EI पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर हम लोग यहाँ पर थीटा बी देखें तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस WL²/16EI। ठीक है, तो ये हमारा था सिंपली सपोर्टेड बीम का। नेक्स्ट केस है आपका दोस्त 8th पैरामीटर हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी 8वां नंबर, सीरियल नंबर 8। इन द सीरियल नंबर 8 वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड बीम। ठीक है, फिक्स्ड बीम ऐसा बीम जिसके दोनों एंड, बोथ एंड्स आर इफेक्टिवली fixed. This is the support A, this is the support B. If we are talking that a constant central point concentrated load W is acting at this point, so at the central he is talking, so L/2 L/2, so this is the C. So
if we are talking about that this beam is the prismatic in nature, means EI from A to B is constant. So if we will see that at point A and at point B there is no delta, means, and there is no theta, means this beam is effectively held in position and effectively restrained against the rotation. इसका मतलब हिंदी में अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो इस एंड पर ना तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता, ना तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, ना तो कोई स्लोप पॉसिबल होगा। सेम एज इट इज केस आपका डेल्टा बी भी जीरो होगा और आपका थीटा बी भी जीरो होगा। तो यहाँ पर ए एंड और बी एंड पर कोई स्लोप नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग बात करें तो इसका इलास्टिक कर्व ये बनेगा ऐसा, ना तो यहाँ पर कोई स्लोप दिख रहा ना तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसकी वजह से हमारा फिक्स्ड बीम बनता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट आता है, यानी इस लोड की वजह से एंड फिक्स है तो फिक्स पर एक मोमेंट आएगा। तो इसको हमने पहले स्लाइड में आप देखिएगा मैंने एक सीरीज दे रखा है, सोम एंड स्ट्रक्चर फर्स्ट। जब स्ट्रक्चर फर्स्ट देखिएगा लास्ट में हमने इस लोडिंग के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है और लास्ट में हमने एक टेबल दिया है और इस टेबल के थ्रू हम लोग को वहां पर जो डेटा है न्यूमेरिकल डेटा एंड मूवमेंट का हमें वो याद करना है। अगर हम लोग वो डेटा याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एम एफ ए बी। अगर आप वहां पर देखिएगा तो यहाँ पर हमने लिखा था WL/8 और इसको नाम दिया था एम एफ बी इज इक्वल टू WL/8। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी सी होगा यानी इसको डेल्टा सी बोलेंगे, मैं दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये एंड हो जाएगा आपका डेल्टा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा सी की वैल्यू है ये हो जाता है आपका WL/Q डिवाइडेड बाई 192 EI। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरा नेक्स्ट serial number, so this is the fixed beam and corresponding this is also fixed beam. So if we are talking that loading is totally entire beam is loaded with UDL. UDL means uniformly distributed load and corresponding the load intensity of this beam is W per meter. So corresponding the length of the beam is L and entire beam is the prismatic in nature. So I will repeat that the prismatic means entire length cross section remains same, so EI is constant throughout the length of beam. If we draw the deflected shape of this curve, so it will look like this, so it will look like this corresponding this. So we will see that corresponding at this point, this midpoint, the delta C will be maximum, and corresponding also we know that here is also a fixed end moment acting. MFAB is equal to this magnitude comes WL square by 12 and corresponding this value is also come MFBA WL square by 12. So I hope you are understanding properly whatever I am saying here. So कहने का मतलब ये कि ये फिक्स बीम है, यहाँ पर इंड मूवमेंट होगा, यहाँ पर इंड मूवमेंट होगा और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका इंड मूवमेंट डेवलप होगा जो मैग्नीट्यूड WL²/12 और करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपका सबसे मैक्सिमम होगा। मिड पॉइंट कहने का मतलब ये सी सेक्शन L/2 पर लाई कर रहा है। सो इस डेल्टा सी की जो वैल्यू होगी ये होगा आपका WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 EI। दैट क्लियर? ठीक है, सो यहाँ से ये ध्यान रखना ये सारे डिफ्लेक्शन के पॉइंट जो हमने दिया और एक दो छोटा होगा जो वो मैं आपको क्वेश्चन कराते समय कवर करा दूंगा। और इस 9th नंबर जो सीरियल नंबर हमने दिया इस चीज को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट में हम लोग लिखेंगे नोट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो पूछता है कि एक बीम है, ठीक है, आप सेम पॉइंट सी में लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर वो फिक्स लिख रहा है, ठीक है, और यहां पर वो लिख रहा है डेल्टा एट सी पर ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम लिख रहा है। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना होगा अगर हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ पॉइंट लोड। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि एक सिंपल फिक्स बीम है और एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों की लेंथ वगैरह सेम है, लोडिंग भी सेम है, पॉइंट लोड में दे रखा है
तो दोनों का रेशियो कितना होगा। तो अगर मैं पॉइंट लोड सेंट्रल में देखूं तो यहाँ पर है आपका WL³ डिवाइडेड बाई 192 और अगर मैं सिंपली सपोर्टेड का देखूं तो वहां पर लिखा हुआ WL³ डिवाइडेड बाई 48 सो करेस्पॉन्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं 48 डिवाइडेड बाई 192, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, सो यहां से अगर हम लोग देखें कि डेल्टा सी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी ऑफ फिक्स्ड। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मैं दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, आरसीसी को ध्यान से सुनना यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि डेल्टा सी ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, डेल्टा सी ड्यू टू द फिक्स, अगर मैं यहां से देखूं तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम का जो, अगर मैं इसी रेशियो को देखूं तो डेल्टा सी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिक्स के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन आपका फिक्स में आएगा वो 1/4 ऑफ इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड का आएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड में होगा वो इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं ऑलरेडी कि अगर सेम लोडिंग है, सेम आपका सपोर्टिंग, सेम आपका लोडिंग है, सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम लेंथ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी फिक्स बीम में होगी उस पर डिफ्लेक्शन कम होगा। अब फिक्स बीम में अगर आपका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है तो हम लोग आरसीसी में दो पैरामीटर के लिए डिजाइन करते हैं, एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और दूसरी होती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलास्टिलिटी। ठीक है, जब दोस्त आप आरसीसी में चेक करते हो तो वहां पर हम लोग एक तो फ्लेक्चरल के लिए डिजाइन करते हैं, मूवमेंट और शियर के लिए, दूसरा पॉइंट हम लोग चेक करते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। तो अगर आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो कोड IS 456/2000 हम लोग आरसीसी में लिखते हैं, IS 800/2007 अभी जो रिसेंट IS कोड आया जो कि टोटली LSM पे बेस्ड है, स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग डिजाइन करते हैं। तो वहां पर हम लोग देते हैं, दो दो बार चेक करते हैं, एक तो सर्विसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं, एक तो कोलासिबिलिटी। तो सबसे पहले कोलासिबिलिटी चेक करते हैं जहां पर आपका मोमेंट और शियर आता है, उसके बाद हम लोग सर्विसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं जहां पर हमारा बेंडिंग हमारी डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सारे पैरामीटर होते हैं सर्विसिबिलिटी में, क्रैकिंग, एक्सेसिव वाइब्रेशनल, ये आपका कोरोजन, ये सब पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्विसिबिलिटी। तो वहां पर हमें सर्विसिबिलिटी में भी चेक करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा बीम प्रोवाइड करेंगे जिस पर लोड ज्यादा लगाएं और डिफ्लेक्शन भी आपका कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिक्स और सिंपली सपोर्टेड के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि फिक्स बीम में हमारा डिफ्लेक्शन क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये आपका था पॉइंट लोड का केस। अगर हम लोग दूसरा बात करें कि यूडीएल का केस में हमारा कितना होगा, तो मैं यहां पर लिखूं अगर डेल्टा सी, ठीक है, ड्यू टू फिक्स्ड या एट द फिक्स्ड बीम, और यहां पर लिखूं मैं डेल्टा सी ड्यू टू, या डेल्टा सी ऑफ सिंपली सपोर्टेड, और ये जो लोडिंग कंडीशन है ये आपका यूडीएल है। तो यहाँ पर लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, केवल हम एंड को चेंज कर रहे हैं यानी सपोर्टिंग कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 और सिंपली सपोर्टेड के केस में आया था 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 So corresponding this and this to this cancel out. So it is coming 1/5. So directly we can say that delta C due to SSB is equal to 5 times of delta C due to the fixed in case of UDL. That clear? ठीक है, UDL के केस में आपका ऐसा होगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेट पीएससी वगैरह, ईएस गेट वगैरह में बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन ये। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप मेमोराइज कर लेना और इसको एक काम करना, यहाँ से एक टेबल बना लेना और उस टेबल को पर डे 2 बार 3 बार पढ़ना, और जब तक पढ़ना जब तक की याद ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो उस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो यहाँ पर ये ऐसा था, ठीक है, कि यहाँ पर आपने एक वर्टिकल रिएक्शन दिया था यानी वीबी का, ठीक है, प्रॉप्ड इन, और यहाँ पर आपने मोमेंट लगाया था और यहाँ पर एल इज इक्वल टू कुछ दिया था। तो मैं उस स्लाइड को एक बार देख लूं क्वेश्चंस को। तो वहां पर उसने बोला था एल इज इक्वल टू 5 मीटर, एन इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं L इज इक्वल टू 5 मीटर और M इज इक्वल टू 30 kN मीटर, तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर एक मोमेंट लगाया है जो कि है आपका M इज इक्वल टू 30 kN मीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपका V भी है, और ये L इज इक्वल टू 5 मीटर है। EI उसने दे रखा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर हम लोग यहाँ देखें, A इंड ये है, B इंड ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो दो मोमेंट का एक्शन आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्शन आएगा नहीं, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक मोमेंट आएगा, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ MA का। और करेस्पॉन्डिंग ये आपका A सपोर्ट है तो VA दूंगा, और यहाँ पर ये VB है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये डिफ्लेक्शन में यहाँ पर RE इज इक्वल टू 3 है, और E इज इक्वल टू आपके पास 2 है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो अगर आपको देखना हो तो वहां से आप प्रेफर कर सकते हो। सो RE की वैल्यू अदरवाइज मैं दिखाऊं तो ये है, एक ये है, एक ये है, तीन अननोन यहाँ पर है। और दूसरा पैरामीटर E इज इक्वल टू आपके पास दो है। एक तो है आपका समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बीम, यानी ए के जस्ट पहले या CB के बाद जस्ट आपका कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अननोन ज्यादा, तो डीएस के बारे में भी अपन ब्रॉडली डिस्कस किया था, वहां से डीएस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये गिवन स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट बाय 1 डिग्री है, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी कंडीशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी कंडीशन की डेफिनेशन हमने आपको बता रखा है कि दो सिस्टम के बीच में, यानी दो सिस्टम के बीच में जो आपकी रिलेटिव मूवमेंट होगी वो हमेशा 0 होगा। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा बी पर, आपका फाइनल डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब ये डेल्टा बी का फाइनल डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से आपका क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ एक सपोर्ट लग रहा है। अब इस डेल्टा बी को 0 कैसे करना वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये हमारा हो गया आपका फिक्स, एक आपका कैंटिलीवर बीम बना लीजिए, यानी जो लास्ट में आपके मोमेंट और वर्टिकल दोनों आ रहे थे, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ये आपका ए हो गया, ए सपोर्ट, ये हो गया आपका बी सपोर्ट। यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है M इज इक्वल टू 30 kN मीटर। और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन लग रहा था, ये कुछ ऐसे, इसको RB लिखा था उसने, यानी इसी को प्रॉप्ड रिएक्शन बोला था। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सिंपली सब अभी हमने आपको कैंटिलीवर के केस में दिखाया था, तो ये डेल्टा बी अपवर्ड की तरफ लगेगा, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा एक डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड की तरफ लिखिएगा, तो इसको मैं ले लूंगा पॉजिटिव डाउनवर्ड को, और अपवर्ड को माइनस। तो यहाँ पर देखिएगा ये डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको लिखूंगा डेल्टा बी। तो यहाँ पर डेल्टा बी, इसको पॉजिटिव ले लीजिए, डेल्टा बी पॉजिटिव यानी मोमेंट की वजह से आया था ML²/2EI, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई थी, ये जब जो वैल्यू आए थे, ये, तो ये डेल्टा बी जो आपका अपवर्ड है, ये आपका आएगा, VB है यहाँ पर RB, तो ये आएगा RB मल्टीप्लाई बाई L³/3I। ये आपका कैंटिलीवर बीम, लास्ट इन पर एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर, यानी अगर हम लोग देखें तो ये हमारा, मैं यहाँ पर इसको आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो केस था आपका, एक आपका क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा है यहाँ पर, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन हमने ये देखा। ये आपका मोमेंट लग रहा है, तो इसके लिए हमने डिफ्लेक्शन ML²/2, वही डेटा हम लोग वहां पर भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेटा लिख रहे हैं, तो ये डेटा आपका ऐसे हो गया, सेम आज इट इज वही हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, समझ लीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा बी फाइनल देखें, तो ये आपका 0 है, तो डेल्टा बी एक अपवर्ड आएगा, तो अपवर्ड को आपने नेगेटिव लिया, प्लस एक डेल्टा बी आपका डाउनवर्ड जा रहा है, उसको आपने पॉजिटिव लिया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से RB इंटू L³/3I, ये आपका माइनस में डेटा आया, और ये आपका प्लस ML²/2EI। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0 हो गया, दिस EI कैंसल, दिस L to L कैंसल। सो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ से RB, ये आपका माइनस इधर है, आप इस सॉरी इसको ले आइए, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से बचेगा RB इंटू L/3 इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा M/2। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, RB की वैल्यू हमें निकालना नहीं पता, और इसकी वैल्यू हमें पता है L इज इक्वल टू 5 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू M की वैल्यू 30 / 2। तो जब आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, और ये 2 3 जा। सो आप जब देखिएगा RB इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा 9 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, तो ये आपका जो प्रॉप्ड रिएक्शन आ गया वो 9 आ गया।